तो गुजरात में पहले दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब दूसरे और निर्णायक चरण की चुनौती है। चुनावी दंगल में जुबानी तल्खी भी चरम पर है। हम गुजरात चुनाव के तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नवासी विधानसभा सीटों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। अब लड़ाई है 93 सीटों पर। सियासी सूरमाओं की जुबानी जंग भी पूरे शबाब पर है। मणिशंकर अय्यर के विवादित बयान को भुनाने के साथ पीएम मोदी रैलियों में दूसरे नेताओं की जुबानी तल्खी का भी मुद्दा उठा रहे हैं। ये कह दे, मोदी बताओ तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ कौन है। पीएम के वार पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि जिस सलमान निजामी का पीएम जिक्र कर रहे हैं वो पार्टी में है ही नहीं। हम सलमान निजामी को नहीं जानते, ना वो किसी पद पे हैं। निर्णायक लड़ाई के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। बीजेपी गुजराती अस्मिता पर जोर दे रही है। साथ ही साथ अफजल गुरु के मुद्दे को भी उछाला जा रहा है। एमणे पोते कहूं छे, घर घर से अफजल निकलेगा। चुनाव में नरेंद्र मोदी पूरे अंदाज में नजर आते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी की तरफ से ही उन्हें टक्कर दी जा रही है। पीएम के वार पर राहुल गांधी करारा वार कर रहे हैं। इस पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठाया है। टक्कर जोरदार है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। बीजेपी के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस 22 साल के वनवास को खत्म करना चाहती है। टीम न्यूज नेशन। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विजय सोनकर शास्त्री साहब जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी। और पहला सवाल विजय सोनकर शास्त्री आपसे, 4 बजे तक तकरीबन 60% मतदान का प्रतिशत पहले चरण में, किस तरीके की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, ये जो भारी मतदान हुआ है, इसके संदर्भ में बस मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी में जो सदस्यता अभियान चला था और लगभग 11 करोड़ देश में हम लोगों ने सदस्यता किया था जी, उसी अनुपात में गुजरात में भी बड़ी संख्या में हमारे पार्टी में सदस्य बने हैं। और यह जो परिणाम आया है, यानी मतदान का जो इंडेक्स बढ़ा है जी, ये उसका परिणाम है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर जाकर के काम किया है। जो बड़ी संख्या में हमारे सदस्य हैं उन लोगों ने काम किया। इसलिए हम दावा के साथ ये कह सकते हैं कि जो अमित भाई शाह ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है 151 सीट का, हम उससे ज़्यादा इससे प्राप्त करेंगे, क्योंकि यही वो सिंबल है, यही वो एक तरह से लक्षण दिखाई देता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा उत्तर गुजरात में गेन कर रही है। बिल्कुल। तो कांग्रेस से हमारे साथ आलोक शर्मा जी भी जुड़े हैं। आलोक शर्मा जी, क्या कहेंगे? कुछ कहना भी चाह रहे थे आप शायद। देखिए, मैं समझता हूं कि आज पूरे 6.5 करोड़ गुजरातियों ने बदलने का लक्ष्य ठाना था और शाम तक पूरा कर दिया। बीजेपी हार गई। 70% से ज़्यादा जिस तरह से पोलिंग के वहाँ पर अंदाजे आ रहे हैं, तो इससे पूरा पता चलता है कि गुजरात की जनता ने आज 5 जो व्यापारी वर्ग के लोग थे जिनके अंदर 22 साल से गुजरात गिरफ्त में था, उससे अपना निकाल दिया है। पूरी तरह से आज गुजरात के पास नेता की कमी है, सरकार चुनने के लिए कदम उठा दिया है। और यही कारण है कि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों हार रहे हैं। उनके चेहरे की झाइयां उतरी हुई है। आज देखिए जिस तरह से मोदी जी पिछले कई दिनों से बौखलाए हुए हैं, आज गुजरात की जनता ने सिद्ध कर दिया है और जीत की तरफ आगे जाएंगे। आपके पास एनके सिंह, पिछले चरण में भी, इस पहले चरण में 2012 में भी मतदान का प्रतिशत 71% से ज्यादा था। नतीजे बीजेपी के पक्ष में थे। क्या ज्यादा मतदान होना किसी तरीके के नतीजे तक पहुंचा सकता है? कोई इंडिकेटर नहीं होता तब जबकि कीनली कंटेस्टेड इलेक्शन हो, क्योंकि दोनों तरफ से गैल्वेनाइज होती है, पोलराइजेशन दोनों तरफ होता है, उत्साह दोनों तरफ होता है। तो अगर कोई एनालिसिस ये कहता है कि नहीं साहब एक्स का फायदा है ज्यादा वोट से या टर्नआउट से, वो गलत है, उसको समझ नहीं है। यहाँ पे एक चीज मैं करेक्ट कर दूं, 151 से ज्यादा अगर सीटें मिलेंगी तो ये 2/3 नहीं है, 3/4 भी नहीं है, ये उससे भी ज्यादा। बिल्कुल।
ये 3/4 से ज्यादा है और मुमकिन है घी शक्कर बीजेपी के मुंह में अगर ये ऐसा होता है तो, लेकिन क्या हकीकत ये ऐसी होने जा रही है? नहीं, स्पोक्समैन को कहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर एक कीनली कंटेस्टेड ये इलेक्शन है और ये वो इलेक्शन है जहां की अभी तक कांग्रेस हमेशा जो पहले का था, मैं बोल दूं उसके बाद बोलिएगा, हमसे इशू ना लड़ाइए, वो आप किसी और से करिए। विजय जी आएंगे आप, विजय जी आएंगे आप। 70% से ज्यादा पोलिंग हुई विजय जी आएंगे आप। जिस भी राज्य में वहां पर एक तरफा सत्ता पलट दी है जनता ने। नहीं आलोक जी, ऐसा पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते। जहां पर भी पोलिंग हुई है वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। आलोक जी 2012 में 70% हुआ था पहले चरण में और बीजेपी दोबारा से लौटी इसी गुजरात। कहना चाहता हूँ वो विनम्रता से सिंह साहब, मैं आपसे एक अनुरोध। अच्छी बात है, चलिए विनम्रता है, ये अच्छी बात है राजनीतिक वर्ग में, लेकिन विनोद अग्निहोत्री, पहले चरण के मतदान खत्म होने के बाद दोनों राजनीतिक दलों के लिए क्या कुछ मंथन की स्थिति है, क्या कुछ चिंता की स्थिति है, या वही आत्ममुग्धता का चरम है? दोनों दावे कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। नहीं, अगर प्रवक्ताओं की भाषा सुने तो दोनों ही आत्ममुग्धता के शिकार हैं, लेकिन मैं एनके सिंह साहब की बात से सहमत हूं। बड़ा क्लोजली कॉन्टेस्ट है ये, और चूंकि मैं खुद गुजरात होके आया हूं, देख के आया हूं, शास्त्री जी ना माने या आलोक शर्मा जी ना माने, लेकिन उनका धर्म है वो पार्टी के, लेकिन बड़ा क्लोजली कॉन्टेस्ट है और इसमें मतदान प्रतिशत टर्नआउट लो है या हाई है, इससे का कोई इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से अपने अपने वोटरों को निकाल करके वोट डलवाने की कोशिशें हुई हैं। अब अभी फाइनल आंकड़े जब आ जाएंगे, क्योंकि 71% तो पिछली बार का था, बिल्कुल, तो अगर उसके बराबर पहुंचता है, मुझे लगता है इससे कम होगा, मुझे हमें भी लग रहा है इससे कम होगा, मुझे 5% कम होने जा रहा है, 65 के आसपास मुझे लग रहा है कहीं जाएगा। 4 बजे तो वो एक अलग 62 के करीब चला गया है, 6 बजे तक लगभग पोलिंग होगी, ये 70% से ऊपर जाएगा और बीजेपी वहां पर सत्ता चुकी है। और उसका कारण केवल एक है कि जो लोग कह रहे थे मोदी देश के बाप हैं, गुजरात की जनता ने उनको जवाब दिया। चलिए, गुजरात की जनता ने जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है इसका फैसला तो जब रिजल्ट्स आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन एनके सिंह साहब यहाँ पे ये भी चर्चे जिस तरीके से विजय सोनकर शास्त्री जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास संगठनात्मक ढांचे के रूप में कमजोर कांग्रेस नजर आती है। वो बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने, और कांग्रेस की यही नहीं, नेशनल लेवल पे भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत वीक रहा है। यही वजह है कि बहुत अच्छे प्रोग्राम दिए कांग्रेस ने बहुत अच्छे प्रोग्राम दिए तो 2014 में, लेकिन वो मासेस में जा ही नहीं पाए क्योंकि कार्यकर्ता और गवर्नमेंट के बीच में संवाद नहीं था। खुद इन्हीं से पूछे कितनी बार सोनिया गांधी से, हार्दिक पटेल के जुड़ने के बाद भी वो समस्या बनी रही। एक बड़ा प्रॉब्लम है, कांग्रेस हमेशा से एक मास बेस्ड पार्टी रही है, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है, और मास इस बार गुजरात का कांग्रेस पार्टी के साथ। आज हम पूछना चाहते हैं मोदी साहब, आप जो अफजल गुरु की बात कर रहे हैं, हमने तो उसको फांसी पर चढ़ा कर हमेशा जमीन में गाड़ दिया, लेकिन आप ये 4 साल में कितने अफजल गुरु पे मेरा उत्तर दे दीजिए। का मौका मिलना जरूरी है। विनोद जी, आप गुजरात में जो सबसे कमजोर कड़ी अगर कांग्रेस की है तो वो उसका संगठनात्मक स्तर, जो माहौल है, माहौल को कांग्रेस जो है बुना सकती है, क्योंकि इस वक्त ऐसा माहौल नहीं, मेकअप उसको कर रहा है। हार्दिक वगैरह का जो पॉपुलैरिटी है ये उसको मेकअप कर रहा है, कुछ हद तक कर पाया। लेकिन वो जो बूथ लेवल मैनेजमेंट है और जो स्ट्रक्चर है, उसकी एक समस्या कांग्रेस सामने है, ये मानना पड़ेगा। बीजेपी का मैनेजमेंट उस मामले में ज्यादा, चूंकि लगातार 22 साल से वहां पर पार्टी है, संगठन है उनका, आरएसएस का वर्कर है, अमित शाह का अपना जो है नेटवर्क है, बहुत सारी चीजें हैं, वो है। नहीं, दिल्ली के अंदर कितना मजबूत था, दिल्ली में तो आरएसएस भी काम कर रही थी, बिहार में तो इससे भी ज्यादा था, और गोवा में तो इनकी सरकार थी। आज मास वहां पर जो है वो परसेप्शन पूरी गुजरात की जनता चाहती है हमारी सरकार हो, बताइए ना कि दिल्ली में ईवीएम खराब था, जुमलेबाजों की सरकार ना हो, आप बताइए ना कि दिल्ली में ईवीएम का खेल था। विजय सोनकर शास्त्री, मेरा सीधा सवाल आपसे ये कि इस पहले चरण के विजय जी सवाल दिल्ली में ईवीएम का खेल था, 15 दिन यहाँ घूम के गई थी, उसका उत्तर दे विजय जी सवाल सुन लीजिए। सवाल मेरा आपसे ये कि इस पहले चरण के चुनाव प्रचार की शुरुआत विकास से हुई थी और जब खत्म हुआ तो वो नीच और सुपारी जैसे शब्दों के साथ हुआ। दूसरे चरण की शुरुआत हो जाती है मतदान खत्म होते ही। क्या हम उम्मीद करें कि अब सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होगी? देखिए अनुराग जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं। अगर आलोक जी डिस्टर्ब न करें तो मैं इसका उत्तर दूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी वही बात है।
कांग्रेस के पास कुल मिलाकर के एक नेता राहुल गांधी, हमारे पास नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से लेकर के और प्रदेश स्तर के नेताओं की कोई कमी नहीं है। कौन से मंच से और सारे नेता हम लोग भी अगर मोदी जी ने फिर आप बोले, फिर मैं जानता था आप बोलेंगे, भ्रष्टाचार के आप बोलेंगे हमारे पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है और हम सब लोग केवल और केवल विकास की बात कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस द्वारा विकास में रख दिया, ये तो कांग्रेस द्वारा आज आप अफजल मुद्दे से भटकाने की कोशिश की गई है। पर हमारे सारे नेता दर्जनों कैबिनेट मंत्री केवल और केवल विकास की बात कर रहे हैं, इसलिए आपने कोई फालतू बात नहीं कर रहे हैं। अगर 22 साल विकास किया था तो 250 साल गली गली की आप चीख रहे हो, मैं समझ आलोक जी आपके पास आऊंगा मैं। एनके सिंह बहुत संक्षेप में आपसे टॉलरेंस हो रहे हो, मैं समझ सकता हूं। राहुल गांधी, आलोक जी माफ कीजिएगा, आलोक जी माफ कीजिएगा, आलोक जी हो गई आपकी बात। एनके सिंह चिल्लाना, राहुल गांधी ने 11 सवाल अब तक पूछे हैं जिसमें ज्यादातर सवाल विकास से जुड़े हैं। क्या आपको लगता है कि इस पूरे प्रचार में विकास कहीं प्राथमिकता में है भारतीय जनता पार्टी के? नहीं, देखिए एक बात हम बताएं, इस देश में अगर विकास के समझ की बात हो तो मोदी जी की समझ बहुत अच्छी है। अगर आप वाकई वो उसको लेके गुजरात में उतरते तो ठीक है, कुछ पैरामीटर्स डाउन हैं, उसमें कोई तरह एजुकेशन हेल्थ के पैरामीटर्स गुजरात में डाउन हैं, लेकिन अगर मोदी जी चाहते तो विकास वो अच्छा बेच लेते हैं। 2014 में सबने देखा कि विकास बहुत अच्छा मोदी जी ने अपने को कैटापल्ट किया। अरे टैंकर राज से विकास से मुक्त कराया गया है गुजरात को, तो सिर्फ इसलिए है कि कुछ पैरामीटर्स नीचे हैं और मोदी जी ने ये विकास 22 साल में रहने नहीं दिया। अरे यार आप तो विकास जानते ही नहीं, आपसे क्या बात है? जरा देख लीजिए, आपको IMR NMR कुछ तो नहीं सुन लीजिए, आपसे बात करें। हम व्यूअर्स के लिए बोलते हैं, आप चुप रहिए, आप दोनों चुप रहिए खुदा के लिए। आप सिर्फ कुछ जानकारी नहीं है सिंह साहब, सारी जानकारी नहीं है कि मैं कर रहे हो। कम से कम आप कई बार बोल रहे हैं। विजय सोनकर शास्त्री, आप ये कह रहे हैं कि गुजरात हर मानक पर नंबर 1 है। किस तरह प्रयोग कर रहे हैं? विजय सोनकर शास्त्री क्या गुजरात का नंबर 1 राज्य है? अरे तुम बदतमीज आदमी हो, तुम्हें पढ़ने लिखे होने एनके सिंह जी प्लीज। विजय सोनकर शास्त्री विषयांतर नहीं होते हैं और शब्दों की गरिमा का ख्याल रखते हैं यहाँ पर, लेकिन विनोद अग्निहोत्री, दूसरे चरण में किस तरीके की चुनौतियां कांग्रेस और बीजेपी के साथ? पढ़े लिखे व्यक्ति को विजय जी माफ कीजिए। नहीं, तुम पढ़े लिखे हो ही नहीं। सिंह जी आपसे भी मेरी गुजारिश, हमारा पूरा समाज सम्मान करता है, तुम्हारे जैसे आदमी अभी समझे हमें। सिंह जी आपसे गुजारिश है। विनोद अग्निहोत्री, दूसरे चरण में चुनौतियां जो आज से शुरू होता है काउंटडाउन। देखिए अभी भी आप तुम तमाम पर उतर गए हैं पूरा देश। मोदी जी किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह के शब्दों को ये ना किया दूसरे चरण का चुनाव उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में होना है। मध्य गुजरात में अहमदाबाद भी आता है, आपका उत्तर गुजरात में महसाना, पाटन, वो सारे इलाके आते हैं, बनासकांठा, मतलब वो इलाके हैं जहां पर पाटीदार आंदोलन का एपिक सेंटर था जी, महसाना जिला। और जो 14 बच्चे मरे हैं वो अधिकतर महसाना जिले के ही हैं। हार्दिक पटेल खुद वहीं के रहने वाले हैं, महसाना पूरी तरीके से खत्म। कुल मिलाकर के सबसे बड़ी चुनौती जो है दूसरे चरण के प्रचार के दौरान मणिशंकर अय्यर तो नहीं दिखेंगे कांग्रेस पार्टी में। देखिए, हो सकता है कोई डर और भय और लालच के माध्यम से बीजेपी मणिशंकर अय्यर पैदा करे। हम अपने प्रवक्ताओं से भी सबसे कह चुके हैं, माननीय राहुल जी ने भी कहा है कि पीएम साहब के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा, बीजेपी पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन 20,000 जो पाटीदारों के ऊपर इन्होंने केस लादे थे, पाटीदार इनको जवाब देंगे। आप देशद्रोह का केस हिंदुस्तानियों के ऊपर लादते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके प्रवक्ता कहते हैं मोदी जी देश के बाप है, जरा उत्तर दीजिए। विजय सोनकर शास्त्री, सवाल सीधा आपसे, बहुत संक्षेप में। आपके प्रवक्ता, आपके नेता क्या भाषा बोल रहे हैं? एजुकेशन में कहां पर है? 26वें नंबर पर पड़ी हुई है गुजरात की सरकार। आप मत छिपा सकते हैं, मास्टर वहां पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन देश से नहीं छिपा सकते हैं कि मणिशंकर अय्यर किस तरह की भाषा बोलते हैं। आपके सोनिया गांधी किस प्रकार की भाषा बोलती है? अरे आप समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। लोग जी माफ कीजिए, आपको रोकूंगा यहाँ पर। विजय सोनकर शास्त्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमानों का इस बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा कि दूसरे चरण के प्रचार में किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल माननीय करते हैं।